इस पूरी सामग्री को बिल्कुल उसी क्रम में एकदम पंक्ति दर पंक्ति समझना है जिस क्रम में ये हमें दी गई है। हम स्रोत में दिए गए जो वन लाइनर सवाल हैं उन्हें पढ़ेंगे और उनके उत्तरों को समझेंगे। तो इस विषय में आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें। जी, और मैं इस पूरी चर्चा को एक चौकस विद्यार्थी की तरह सुनने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं बीच में कोई सवाल न करूं, बल्कि अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगाऊं कि हम हर एक बिंदु को गहराई से समझ रहे हैं। ये बहुत सही रहेगा। हाँ, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं स्रोत से मिलने वाली अपनी समझ और निष्कर्षों को यहाँ रखती जाऊंगी, मतलब ताकि हम इन जटिल अवधारणाओं को आसानी से अपने दिमाग में बिठा सकें। बहुत बढ़िया। तो चलिए बिना किसी देरी के स्रोत के पहले भाग से शुरुआत करते हैं। ये भाग समाजीकरण के अर्थ और उसकी विशेषताओं पर केंद्रित है। जी, शुरू करते हैं। तो हमारी सामग्री की जो पहली पंक्ति है वो एक सीधा सा सवाल पूछती है, आत्मसात्करण क्या है? और इसका उत्तर पाठ में ही दिया गया है, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना। अब अगर हम इसे थोड़ा आसान भाषा में समझें तो स्कीमा को आप हमारे दिमाग में मौजूद छोटी छोटी फाइलों की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, पुरानी जानकारी वाली फाइलें। बिल्कुल, जिनमें हमारी पुरानी जानकारी सेव रहती है। तो जब कोई बच्चा बाहर की दुनिया में कुछ नया देखता है और उसे समझने के लिए अपने दिमाग की उसी पुरानी फाइल मतलब वर्तमान स्कीमा का इस्तेमाल करता है तो उसे ही आत्मसात्करण कहते हैं। समझ गई, ये तो बहुत स्पष्ट है। अब स्रोत की अगली पंक्ति एक और सवाल सामने रखती है। सवाल है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज के जिम्मेदार सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है समाजीकरण। देखो, ये कोई सिर्फ किताबी बात नहीं है, बल्कि ये वो व्यावहारिक नींव है जो एक बच्चे को सिखाती है कि समाज में कैसे रहना है। बिल्कुल, मतलब ये एक तरह का बेस है। हाँ, इसके बाद स्रोत हमें बताता है कि समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चे के जीवन में अलग अलग समय पर प्रभाव डालते हैं। जटिल इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। सही कहा, कभी परिवार, कभी स्कूल, तो कभी मीडिया, सब मिलकर बच्चे के दिमाग को आकार दे रहे होते हैं। अब अगली पंक्ति में फिर एक सवाल है, यह वह प्रक्रिया है जिससे मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निपुणता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल अर्जित करता है। जी, इसका उत्तर भी समाजीकरण ही है। मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो वो समाज से पूरी तरह अनजान होता है। ये प्रक्रिया ही उसे असल में निपुण बनाती है। हाँ, खाली स्लेट से एक सामाजिक प्राणी बनने का सफर। एकदम सही। और इसके तुरंत बाद स्रोत समाजीकरण की प्रकृति पर सवाल करता है। सवाल है, समाजीकरण की प्रकृति कैसी है? उत्तर दिया गया है, ये एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। अंतःक्रियात्मक मतलब इंटरैक्टिव। बिल्कुल, ये एक तरफा नहीं है। बच्चा समाज से सीखता है और बदले में समाज के साथ वैसा ही व्यवहार करता है। जी, ये लेन देन जैसा है। हाँ। अब अगली पंक्ति में पूछा गया है, दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए किसे उत्तरदायी माना जा सकता है? इसका सीधा सा उत्तर है समाजीकरण। ये बहुत तार्किक है ना? अगर एक संस्कृति का बच्चा बड़ों को झुककर प्रणाम करता है और दूसरी संस्कृति का बच्चा हाथ मिलाता है, तो ये उनके अलग अलग समाजीकरण का ही नतीजा है। जी, क्योंकि उनका परिवेश अलग रहा है। बिल्कुल। और इस पहले भाग की अंतिम पंक्ति पूछती है, व्यक्तिगत बच्चे का धर्म किसका हिस्सा है? उत्तर है सामाजिक पर्यावरण का। अच्छा, मतलब धर्म कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये उस पर्यावरण का हिस्सा है जिसमें बच्चा पल बढ़ रहा है। तो इन सभी पंक्तियों को सुनकर मुझे ये समझ आ रहा है कि समाजीकरण कोई एक दिन में होने वाली घटना बिल्कुल नहीं है। ये एक बेहद जटिल, इंटरैक्टिव और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। एकदम सही। मतलब आत्मसात्करण जैसे मानसिक कौशल से लेकर धर्म जैसे सामाजिक पर्यावरण तक, ये सब कुछ मिलकर एक मानव शिशु को समाज का एक सक्रिय सदस्य बनाते हैं। ये स्पष्ट है कि ये प्रक्रिया ही उसे दुनियादारी सिखाती है। बहुत ही सटीक निष्कर्ष है आपका। तो अब हम स्रोत के दूसरे भाग की ओर चलते हैं। जी, इसका शीर्षक है समाजीकरण की अवस्थाएं। यहाँ हम चीजों को कालानुक्रमिक रूप से देखेंगे। तो स्रोत की पहली पंक्ति पूछती है, प्राथमिक समाजीकरण की अवस्था कहाँ से शुरू होती है? इसका उत्तर है शैशवावस्था। मतलब जन्म के तुरंत बाद जब शिशु पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर होता है, वहीं से उसका प्राथमिक समाजीकरण शुरू हो जाता है। सबसे पहला चरण परिवार से ही शुरू होता है। बिल्कुल। अब अगली पंक्ति का सवाल है, बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान क्या है? उत्तर दिया गया है परिवार के बाद।
जी, पहले परिवार फिर पाठशाला। हाँ, परिवार वो पहली सीढ़ी है जहां बच्चा बोलना और चलना सीखता है। उसके बाद ही स्कूल की भूमिका आती है। इसके बाद स्रोत पूछता है, विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था किसे मानी जाती है? उत्तर है बाल्यावस्था, क्योंकि जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है तभी वो स्कूल के नियमों और अनुशासन को समझने के लायक होता है। बिल्कुल, उस उम्र में ही वो तैयार होता है। सही। और इस भाग की अंतिम पंक्ति एक बहुत ही रोचक अवधारणा सामने लाती है। सवाल है, बाद के रिश्तों के लिए पूर्वाभ्यास को क्या कहा जाता है? अच्छा। इसका उत्तर है अग्रिम समाजीकरण। इसे हम भविष्य की तैयारी कह सकते हैं। जैसे बच्चे जब डॉक्टर या टीचर खेलते हैं तो वे असल में भविष्य के रोल के लिए खुद का पूर्वाभ्यास कर रहे होते हैं। ये कालानुक्रमिक प्रवाह बहुत ही तार्किक है। मतलब स्रोत ने बड़ी ही खूबसूरती से शैशवावस्था के प्राथमिक चरण से शुरू करते हुए बाल्यावस्था के विद्यालयीन चरण तक का सफर तय किया है। हाँ। और ये जो अग्रिम समाजीकरण वाली बात है वो ये बताती है कि बच्चे खेल खेल में ही अपने भविष्य के सामाजिक दायित्वों की रिहर्सल कर रहे होते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। एकदम सही कहा। चलिए अब हम तीसरे भाग में प्रवेश करते हैं, जो है समाजीकरण के सिद्धांत एवं प्रक्रिया। जी, आगे बढ़ते हैं। स्रोत की पंक्ति पूछती है, स्कूल जैसी संस्थाओं में प्रवेश करके सीखना क्या कहलाता है? उत्तर है द्वितीयक समाजीकरण। घर के बाहर की दुनिया जहां औपचारिक नियम होते हैं वो द्वितीयक है। प्राथमिक के बाद वाली स्टेज। बिल्कुल। अगली पंक्ति स्पष्ट करती है कि समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतलब दोनों तरीकों से। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से जैसे जब माता पिता कहते हैं कि बड़ों को नमस्ते करो, और अप्रत्यक्ष रूप से जब बच्चा अपने माता पिता को दूसरों से सम्मान से बात करते हुए देखकर खुद ही सीख जाता है। बिना कहे ही सीख लेना। जी। इसके बाद की पंक्ति कहती है कि यह एक पारस्परिक प्रक्रिया है, मतलब यह लेन देन पर आधारित है। और फिर अगली पंक्ति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आता है। यह प्रक्रिया मुख्यतः अधिगमित है। अधिगमित मतलब सीखी गई। एकदम सही। समाजीकरण हमारे डीएनए में पहले से फीड नहीं होता, इसे समाज में रहकर सीखा जाता है। जी। इसके बाद स्रोत बच्चों की समाजीकरण की प्रक्रियाओं की व्याख्या करते हुए बताता है कि आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव ही बच्चे का विकास तय करता है। मतलब जीन्स और माहौल दोनों का मिलाजुला असर। बिल्कुल। अब एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण वाली पंक्ति है। सवाल है, शिक्षक समूह से जुड़ना और उनके जैसी पोशाक धारण करना क्या प्रदर्शित करता है? इसका उत्तर है समूह की अनुकूलता का प्रदर्शन। इंसान स्वाभाविक रूप से उस समूह का हिस्सा दिखना चाहता है जिससे वह जुड़ा है, इसीलिए वह उनके जैसे कपड़े और व्यवहार अपना लेता है। हाँ, ताकि वो अलग थलग न दिखे। सही। अगली पंक्ति पूछती है, बच्चे व वयस्क समाजीकरण कहाँ से सीखते हैं? उत्तर है परिवार, विद्यालय, श्रेष्ठ जनों से। जी। स्रोत आगे सीबीएसई की प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताता है। सवाल है, सीबीएसई द्वारा प्रगतिशील शिक्षा में सामाजीकरण की क्या अपेक्षा की जाती है? अच्छा, इसका क्या उत्तर है? उत्तर है बच्चे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। मतलब किताबी ज्ञान से ज्यादा आज ग्रुप वर्क पर जोर है। टीम वर्क बहुत जरूरी आज के समय में। बिल्कुल। अगली पंक्ति पूछती है, सामाजिक मूल्य क्या है? उत्तर है सहायतापरक व्यवहार। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा सामाजिक मूल्य माना गया है। जी, बहुत सही बात है। और इस तीसरे भाग की अंतिम पंक्ति का सवाल है, सामाजिक ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है? उत्तर है अन्य लोगों से प्रतिक्रिया के माध्यम से। मतलब जब हम कुछ करते हैं और समाज उस पर ताली बजाता है या डांटता है, उस फीडबैक से ही हमें सामाजिक ज्ञान मिलता है। तो ये भाग हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि समाजीकरण कोई बंद कमरे की चीज नहीं है। ये पूरी तरह से सीखी जाने वाली यानी अधिगमित प्रक्रिया है। बिल्कुल। चाहे वो शिक्षकों का एक जैसी पोशाक पहनकर समूह की अनुकूलता दिखाना हो या लोगों से मिलने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर सही गलत सीखना हो, ये सब कुछ एक पारस्परिक संवाद के जरिए ही होता है। एकदम सही पकड़ा आपने। और अब हम स्रोत के चौथे और सबसे विस्तृत भाग पर आते हैं, जो है समाजीकरण के निर्धारक। यहाँ हम एक एक तथ्य को बिना क्रम तोड़े देखेंगे। जी, मैं ध्यान से सुन रही हूँ। पहली पंक्ति पूछती है, परिवार में व्यक्तिगत पहचान, भाषा और कौशल सीखना क्या कहलाता है? उत्तर है प्रारंभिक समाजीकरण। घर से शुरुआत होती है। हाँ। अगली पंक्ति पूछती है, प्राथमिक संस्थाएं कौन सी हैं?
उत्तर है परिवार एवं पास पड़ोस। अब स्रोत मीडिया के प्रभाव पर एक बहुत ही चर्चित उदाहरण पेश करता है। अच्छा। सवाल है, शिनचैन कार्टून शो पर प्रतिबंध की मांग क्यों उठी? उत्तर है, बच्चे शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे, जो समाजीकरण की संस्था के रूप में मीडिया के प्रभाव को दर्शाता है। ओहो, मतलब मीडिया का इतना गहरा असर। बिल्कुल। इसी से जुड़ा अगला सवाल है, बच्चे टून रियलिटी शो की नकल करते हैं और दूसरे बच्चे ताली बजाते हैं, यह क्या है? उत्तर है, यह भी मीडिया संस्था का प्रभाव है। जी। अगला सवाल, खेलते समय बच्चों का फिल्मों के दृश्यों का अभिनय करना क्या दर्शाता है? उत्तर है, मीडिया की प्रमुख भूमिका। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से मीडिया के असर को दिखा रहा है। हाँ, स्रोत बार बार इन उदाहरणों से साबित कर रहा है कि स्क्रीन की चीजें बच्चों के दिमाग पर छप रही हैं। इसके बाद स्रोत पंक्ति 28 से 35 तक लगातार प्राथमिक और द्वितीय कारकों को अलग अलग संयोजनों में परिभाषित करता है। स्रोत स्पष्ट करता है कि विद्यालय, जनसंचार, धर्म, किताबें, पत्रिकाएं, मीडिया और सहकर्मी, ये सभी द्वितीयक संस्थाएं या कारक हैं। जी। जबकि परिवार हमेशा प्राथमिक है। मीडिया एक द्वितीयक संस्था है और परिवार तथा स्कूल प्रमुख योगदान देते हैं। ये वर्गीकरण बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। हाँ, अगली पंक्ति पूछती है, विद्यालय नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं, ये क्या है? उत्तर है, यह द्वितीय संस्था की भूमिका है। अब एक मनोवैज्ञानिक उदाहरण है। सवाल है, 4 वर्ष की रिया द्वारा अपनी गुड़िया पर माँ की डांट का दोहराव क्या है? अच्छा, गुड़िया के साथ खेल में। हाँ, और इसका उत्तर है प्राथमिक समाजीकरण। रिया ने जो अपनी माँ से देखा वही खेल में दोहरा दिया। माँ प्राथमिक संस्था है ऐसी। हाँ, बिल्कुल। अगली पंक्ति पूछती है, समकक्षी समूह की क्या भूमिका है? उत्तर, बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका। दोस्त भी बहुत कुछ सिखाते हैं। सही बात है। अगली पंक्तियां पूछती हैं, समाज का ज्ञान, मूल्य, रीति रिवाज कहाँ से मिलते हैं? उत्तर है, आस पड़ोस, धर्म, स्कूल, समकक्षी समूह, मीडिया और परिवार से। मतलब हर जगह से। हाँ। अगली पंक्ति, फिल्मों या विज्ञापनों से जेंडर उपयुक्त तरीके सीखना क्या है? उत्तर है, मीडिया की द्वितीयक संस्था के रूप में भूमिका। समाज में लड़के और लड़कियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह मीडिया तय कर रहा है। जी, बहुत देखने को मिलता है। अगली पंक्ति, विद्यालय में अधिगम से जुड़ाव किससे प्रभावित होता है? उत्तर, पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षी संबंधों, सांस्कृतिक मूल्य और बच्चों का आत्मसम्मान। ये सभी चीजें बच्चे की स्कूल में परफॉर्मेंस तय करती हैं। एकदम सही। अगली कई पंक्तियां फिर से इसी बात की पुष्टि करती हैं कि आधारभूत अभिकरण, प्रमुख कारक और सामाजिक परंपराओं का हस्तांतरण करने वाली संस्था माता-पिता एवं परिवार ही हैं। जी, परिवार ही आधार है। अब स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक बायस की बात करता है। सवाल है, माता-पिता द्वारा बच्चे के एक सकारात्मक गुण के आधार पर उसके सभी सकारात्मक गुणों का अनुमान लगाना क्या कहलाता है? उत्तर है, हॉथॉर्न का प्रभाव। इसे हालो इफेक्ट से भी जोड़ा जा सकता है। अगर बच्चा पढ़ाई में तेज है तो माता-पिता मान लेते हैं कि वो हर चीज में अच्छा होगा, भले ही ऐसा ना हो। ये तो बहुत ही आम बात है ना? अगली पंक्ति, स्कूल में प्रमुख स्थान किसका होता है? उत्तर है, स्कूली बच्चों का। अगली पंक्ति, शिक्षकों द्वारा सामूहिक गतिविधियों की सलाह क्यों दी जाती है? उत्तर है, समाजीकरण में सहायता के लिए। अगली पंक्ति, विद्यालय का कार्य क्या है? उत्तर है, संस्कृति का संरक्षण, परिष्करण और नए प्रतिमानों का निर्माण। मतलब स्कूल पुरानी बातों के साथ नई सोच भी देता है। बिल्कुल। अगली पंक्ति, विद्यालय में खेलना क्यों जरूरी है? उत्तर, सहयोग एवं संतुलन का विकास करने के लिए। जी। अगली पंक्ति, जनसंचार माध्यम महत्वपूर्ण क्यों होते जा रहे हैं? उत्तर, क्योंकि इनकी पहुंच बढ़ रही है और ये अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को बहुत तेजी से प्रभावित करता है। हाँ, मीडिया का दायरा बहुत बढ़ गया है। अब एक बहुत ही अलग तरह का सवाल है। समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? निष्क्रिय? हाँ, और इसका उत्तर है सार्वजनिक पुस्तकालय। इसे निष्क्रिय इसलिए कहा गया है क्योंकि आप लाइब्रेरी में जाकर शांति से किताब पढ़ते हैं, कोई वाद विवाद नहीं होता। मतलब इंटरैक्शन नहीं होता, इसलिए निष्क्रिय। समझ गई। बिल्कुल। अब इस भाग का अंतिम हिस्सा परवरिश की शैलियों पर है। पहली पंक्ति, दंडित करने में विश्वास करने वाले माता पिता की शैली क्या है? उत्तर है, अधिकारवादी परवरिश। बहुत सख्त परवरिश। हाँ। अगली पंक्ति,
असफलता से निपटने में समर्थन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उत्तर, बच्चे को सुनना, सहानुभूति रखना और उसकी क्षमताओं के बजाय सीखने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना। ये बहुत सकारात्मक तरीका है। जी। अगली पंक्ति, अधिनायकवादी माता-पिता के बच्चे में क्या गुण नहीं होता? उत्तर है, वो स्वतंत्र नहीं होता। क्योंकि हमेशा डर में रहता है। बिल्कुल सही। अगली पंक्ति, माध्यमिक विद्यालय बच्चों को क्या अनुमति देता है? उत्तर, स्वतंत्रता, सहकर्मी संबंध और नेतृत्व का विकास। जी। और इस चौथे भाग की अंतिम पंक्ति एक विशेष थेरेपी के बारे में है। सवाल है, आचरण विकार वाले बच्चों के माता-पिता के लिए कौन सी थेरेपी है? उत्तर है, पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। जब बच्चे का व्यवहार नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो माता-पिता को विशेष ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ये सबसे लंबा और जानकारी से भरा भाग था। मुझे इसमें हाथॉन का प्रभाव सबसे ज्यादा रोचक लगा, जहां माता-पिता एक गुण के आधार पर बच्चे की बाकी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। आज का हमारा ध्यान पूरी तरह से प्रदान की गई स्रोत सामग्री पर केंद्रित है, जो बाल मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक विकास के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। आज का विषय है पियाजे, कोहलबर्ग, ब्रूनर एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत, जिसमें विशेष रूप से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से जुड़े 100 विशिष्ट तथ्यों और परिदृश्यों का क्रमानुसार विश्लेषण किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें। तो हम पूरी तरह से स्रोत सामग्री के क्रम के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। जी, इस चर्चा का नियम बिल्कुल स्पष्ट है। हम स्रोत सामग्री की पंक्तियों को ठीक उसी क्रम में पढ़ेंगे और समझेंगे जिस क्रम में वे मौजूद हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही शानदार दृष्टिकोण है। हाँ, और एक पंक्ति वाले प्रश्नों या कथनों को पहले शुरू से अंत तक पूरा पढ़ा जाएगा और केवल तभी उनका उत्तर या स्पष्टीकरण दिया जाएगा, ताकि हम ज्ञान निर्माण की इस यात्रा को बिना किसी फेरबदल के महसूस कर सकें। बिल्कुल। एक श्रोता और छात्रा के रूप में इस पूरी क्रमिक यात्रा में बिना कोई बाधा डाले ध्यानपूर्वक सुनना और इन तथ्यों के पीछे के वास्तविक विज्ञान को समझना मेरे लिए एक बेहतरीन अनुभव होने वाला है। तो चलिए स्रोत की पहली पंक्ति से शुरुआत करते हैं। यहाँ एक स्थिति दी गई है। उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीमा में संशोधन कर रही है। वो कर रही है समायोजन। समायोजन। इसे अगर सरल भाषा में समझें तो हमारा मस्तिष्क जानकारियों को अलग अलग फोल्डर या सांचों में रखता है, जिन्हें स्कीमा कहते हैं। अच्छा, तो स्कीमा मतलब जानकारी रखने के सांचे। बिल्कुल। जब कोई नई जानकारी पुरानी सोच या पुराने फोल्डर में फिट नहीं बैठती, तो हमें उस फोल्डर का आकार या रूप बदलना पड़ता है। इसी पुरानी सोच को बदलने की प्रक्रिया को समायोजन या अकोमोडेशन कहा जाता है। समझ गए, पुरानी सोच को बदलना ही समायोजन है। हाँ, इसके बाद के कुछ कथन अधिगम यानी सीखने की प्रकृति पर जोर देते हैं। अगला कथन है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। सक्रिय और सामाजिक। इसी से जुड़ा अगला प्रश्न है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में सही कथन है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अच्छा। फिर लिखा है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभिज्ञानता का विकास। और अंत में संज्ञानात्मक विकास समर्थित होता है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध। मतलब बच्चा कोई खाली बर्तन नहीं है जिसमें हम बाहर से ज्ञान उड़ेल सकते हैं, है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। सीखना एक बेहद सक्रिय प्रक्रिया है। मस्तिष्क खुद ज्ञान का निर्माण करता है और इसके लिए उसे एक ऐसे वातावरण की जरूरत होती है जो विविधता से भरा हो, जहां बच्चा चीजों को छू सके, महसूस कर सके और उनसे उलझ सके। जी, जानकारी को रटना और बात है, लेकिन सक्रिय भागीदारी से ज्ञान की खुद संरचना करना पूरी तरह से एक अलग स्तर की मानसिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, स्रोत एक बहुत ही विवादास्पद लेकिन रोचक विचार प्रस्तुत करता है। अगली पंक्ति है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगी भाषा। भाषा प्रभावित नहीं करेगी, ये तो काफी अलग विचार है। हाँ, पियाजे का मानना था कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में। भाषा केवल विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है, ये विचारों को पैदा करने वाला मुख्य इंजन नहीं है। अच्छा, तो विचार भाषा से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। बिल्कुल। इसके बाद वातावरण और सोच के कौशल पर कुछ तथ्य हैं, कथन है, वो स्थान जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिष्कृत किया जा सकता है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय का माहौल सबसे जरूरी है। हाँ,
फिर बताया गया है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है जीन पियाजे, ब्रूनर। अगला प्रश्न, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का। मतलब जेनेटिक्स और माहौल दोनों का मिलाजुला असर। सही कहा। और फिर लिखा है परासंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना। अपनी ही सोच के बारे में सोचना, ये तो बहुत ही उच्च स्तर की बात हो गई। जी, इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। इसका मतलब है ये समझ पाना कि मैं जो सोच रहा हूं वो क्यों सोच रहा हूं। ये एक बहुत ही जटिल मानसिक क्षमता है। सच में, ये काफी गहरी बात है। अब स्रोत में एक बहुत ही प्यारा उदाहरण आता है। पंक्ति है, राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो। उसकी यह क्षमता कहलाती है सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। अरे, झाड़ू को घोड़ा मान लेना। हाँ, इसके बाद के कथन बच्चों की प्रकृति के बारे में है। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। ये कथन प्रस्तुत किया था जीन पियाजे। सक्रिय समझ। अगला, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। खोजबीन के जरिए, है ना? बिल्कुल। फिर है जीन पियाजे के अनुसार अधिक्रम के लिए आवश्यक है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। बच्चा खुद पर्यावरण को एक्सप्लोर करता है। जी, इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए अगली पंक्ति है, के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे, नन्हे वैज्ञानिक, ये शब्द बहुत ही सटीक है। हाँ, और फिर एक उपागम बच्चों की समझ एवं ज्ञान के सक्रिय संज्ञानात्मक सृजन पर बल देता है। पियाजे का सिद्धांत इस उपागम का उदाहरण है। मतलब झाड़ू को घोड़ा मानना कोई साधारण बात नहीं है। एकदम नहीं। ये दिखाता है कि बच्चे का दिमाग अब भौतिक वस्तुओं से परे जाकर प्रतीकों का इस्तेमाल करना सीख रहा है। और बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक मानना जो हर चीज का परीक्षण करके अपने नियम खुद बनाते हैं, ये पियाजे के सिद्धांत की सबसे खूबसूरत नींव है। बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की तरह देखना उनके देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल देता है। उनकी हर एक शरारत या खोजबीन दरअसल उनका दुनिया को समझने का अपना एक प्रयोग है। बहुत खूब कहा। अब स्रोत हमें विकास की विशिष्ट अवस्थाओं की ओर ले जाता है। अगली पंक्ति में भविष्य की अवस्थाओं का जिक्र है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होता है, औपचारिक संक्रियात्मक। औपचारिक संक्रियात्मक। और पियाजे के अनुसार एक शिशु में आत्मधारणा का विकास आरंभ होता है 12 साल। अच्छा, 12 साल की उम्र में आत्मधारणा। हाँ, यहाँ ये बताया गया है कि 12 साल की उम्र के आसपास आते आते बच्चे में अमूर्त सोच और मैं कौन हूं जैसी गहरी आत्म पहचान स्पष्ट होने लगती है। ये उम्र काफी महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम वापस छोटे बच्चों की दुनिया में लौटें तो अगली पंक्ति कहती है बालक की विवेचना या तर्क तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान या अंतर्बोध पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है पूर्व क्रियात्मक काल। पूर्व क्रियात्मक काल, जहां तर्क व्यवस्थित नहीं होता। जी, इसके बाद पियाजे के अनुसार अहं केंद्रित है। बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। अहं केंद्रित। और एक स्थिति दी गई है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा ये समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था पर है, पूर्व संक्रियात्मक। शब्दों का प्रयोग लेकिन संरक्षण नहीं। हाँ, इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो लगभग 2 से 7 वर्ष होती है, उसमें तर्क अंतर्ज्ञान पर टिका होता है। और यहाँ अहं केंद्रित होने का मतलब स्वार्थी होना नहीं है। अच्छा, स्वार्थी नहीं तो फिर क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे का दिमाग ये प्रोसेस ही नहीं कर पाता कि दुनिया को देखने का कोई और नजरिया भी हो सकता है। उसे लगता है कि जो उसे दिख रहा है पूरी दुनिया को वही दिख रहा है। ये स्पष्टीकरण बहुत मददगार है कि अहं केंद्रित होने का अर्थ स्वार्थ नहीं बल्कि संज्ञानात्मक सीमा है। मीना का शब्दों का प्रयोग करना लेकिन संरक्षण ना कर पाना इसी बात को पुष्ट करता है। बिल्कुल। इसी से जुड़े कुछ और शानदार उदाहरण स्रोत में दिए गए हैं। पंक्ति है, एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है वो अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के इस दृष्टिकोण को बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अरे, सिर्फ ऊंचाई देखकर उम्र का अंदाजा लगा लिया। हाँ। अगला उदाहरण, नाइब के पिता के बाल सफेद और लंबे हैं।
इसलिए वो सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफेद और लंबे हैं। यह दृष्टिकोण अवस्था में है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मतलब एक ही गुण पर पूरा ध्यान केंद्रित कर देना। जी। और जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार, जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है, संबंधित है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। इन उदाहरणों में साफ दिखता है कि बच्चा सिर्फ बाहरी दिखावट या एक ही गुण पर केंद्रित हो जाता है और उसी आधार पर पूरी दुनिया के नियम तय कर लेता है। काफी तार्किक सीमाएं हैं इस उम्र में। बिल्कुल। आगे स्रोत इसी अवस्था की गहराइयों में जाता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है पूर्व संक्रिया की अवस्था। दूसरी अवस्था। फिर लिखा है वो अवस्था जिसमें बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु ये नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। पूर्व संक्रियात्मक दिखावट पे निर्भरता। हाँ। अगला बड़ा रोचक बिंदु है जिस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बादलों के इरादे, ये तो बहुत ही कल्पनाशील है। इसे एनिमिज्म या जीववाद कहते हैं। बच्चों को लगता है कि अगर उन्हें चोट लगती है तो टेबल से टकराने पर टेबल को भी दर्द होता होगा। हाँ, मैंने बच्चों को अक्सर मेज को मारते हुए देखा है जब उन्हें उससे चोट लग जाती है। बिल्कुल। प्रतीकों के इस्तेमाल पर अगली पंक्तियां हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है, तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। साइकिल का नाम सुनते ही दिमाग में चित्र बन जाना। जी। फिर शुरुआत वाला उदाहरण आता है। अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार की विशेषता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आलू की चिप्स को तितली समझना और बादलों के इरादे मानना, ये जीववादी दृष्टिकोण के यथार्थ उदाहरण मस्तिष्क के विकास के इस चरण की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करते हैं। निश्चित रूप से भाषा के संबंध में अगली पंक्ति है। अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। पूर्व संक्रियात्मक। भाषा कौशल में तेजी। पियाजे के अनुसार विकास के में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। पूर्व संक्रियात्मक ताल। प्रतीकों का इस्तेमाल। इसके बाद विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था दिया था पियाजे, और इस खंड की अंतिम स्थिति एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वो अपने गुड़िया पकड़कर बाहर भटकने की बजाय आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। पूर्व संक्रियात्मक। गुड़िया के साथ खेलना प्रतीकों को समझने का एक बड़ा कदम है, लेकिन दूसरे का दृष्टिकोण न समझ पाना अभी भी उसी अहंग केंद्रित सोच को दर्शाता है। एकदम सही। अब स्रोत इस सिद्धांत की मुख्य मानसिक प्रक्रियाओं की तरफ मुड़ता है। पंक्ति है, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती हैं। समावेशन एवं समायोजन। समावेशन और समायोजन। क्रियाओं को समाहित करता है। समायोजन व समावेशन। अनुकूलन के दो हिस्से। फिर पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है। यह माध्यम से होता है आत्मसातकरण और समंजन या अकोमोडेशन। और इसे विस्तार देते हुए जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप या स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और समायोजन के रूप में। अच्छा, तो ये वही बात है कि नई जानकारी को या तो पुरानी सोच में शामिल कर लो, जिसे समावेशन कहते हैं, और अगर वो फिट ना हो तो अपनी पुरानी सोच को ही बदल डालो, जिसे समायोजन कहते हैं। बिल्कुल सटीक। एक और उदाहरण देखिए। एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एवं एक वृत्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार ये बच्ची संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है। संख्या का संरक्षण। संख्या का संरक्षण मतलब पत्थरों की गिनती। हाँ, संरक्षण का मतलब है ये समझना कि चीजों की बनावट या व्यवस्था बदल जाने से उनकी मात्रा नहीं बदलती। 5 पत्थर चाहे गोल रखे हों या सीधी रेखा में, वे 5 ही रहेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है।
बिल्कुल। अब विकास के संपूर्ण अनुक्रम पर पंक्तियां हैं। जीन पियाजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को क्रम में प्रतिपादित किया है। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में। फिर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था उम्र में शुरू होती है 7 वर्ष के। 7 साल से मूर्त अवस्था। अगला, पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, ज्ञानात्मक विकास। इसके बाद जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास क्रम में होता है, संवेदिक, मूर्त, अमूर्त। संवेदिक, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। और पियाजे का सिद्धांत संबंधित है बालक के संज्ञानात्मक विकास से। फिर लिखा है, पियाजे के अनुसार वह अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर। तो अमूर्त सोच 11 वर्ष के बाद आती है। जी, यहाँ से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की शुरुआत होती है, जो 7 साल की उम्र से आती है। स्रोत में एक स्थिति दी गई है। राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के जिस चरण में इस कार्य के निहितार्थ से सबसे अधिक लाभान्वित होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। छात्र स्वयं प्रश्न बना रहा है, ये तो काफी अमूर्त सोच का उदाहरण है। बिल्कुल, लेकिन मूर्त अवस्था की बात करें तो बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। संरक्षण का सिद्धांत इसी अवस्था में आता है। अगला, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं, मूर्त संक्रियात्मक। मतलब चीजें जो सामने हैं उन पर तर्क कर सकते हैं पर हवा में नहीं सोच सकते। एकदम सही। अगला, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई पियाजे द्वारा। फिर उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के जिस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। द्रव्यमान और संख्या को समझना शुरू कर देते हैं। और बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा तर्क तो कर सकता है, लेकिन केवल उन चीजों पर जिन्हें वो सामने देख और छू सकता है। ठोस चीजों पर तर्क। इसी चरण की कुछ और विशेषताएं बताई गई हैं। कालक्रमिक क्रम में बच्चे के सीखने के 4 चरण हैं: संवेदी प्रेरक, पूर्व प्रचारणात्मक, ठोस क्रियाएं, औपचारिक क्रियाएं। ये तो वही क्रम है। फिर पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण अवस्था में होता है, स्कूल प्रक्रिया। स्कूल जाने वाली उम्र। अगला, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। फिर वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वो मूर्त क्रिया अवस्था में हो। क्रम में लगाना, एक के बाद एक। अगला, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है 4 भागों में, और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण में कर पाते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संरक्षण की अवधारणा काफी बार आ रही है, ये पक्का मूर्त अवस्था का मुख्य गुण है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए स्रोत कहता है, जीन पियाजे के अनुसार अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सबसे ज्यादा भाषा का विकास जी, अमूर्त अवस्था में। फिर उम्र के बारे में, मानसिक विकास की मूर्त संक्रिया की अवस्था में सामान्यतः आयु वर्ग को शामिल किया जाता है, लगभग 7 से 11 वर्ष, और वो उम्र समूह जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चरण के समरूप हैं, 7 से 11 साल। 7 से 11 साल याद रखने लायक है। बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है प्रतिवर्तिता। पंक्ति है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तिता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना बुनियादी उपलब्धि है, मूर्त संक्रियात्मक चरण। उल्टे क्रम में कर पाना मतलब रिवर्सिबिलिटी। जी, इसका मतलब है यह समझना कि अगर बर्फ पानी बन सकती है तो पानी वापस बर्फ बन सकता है। इसी अवस्था का एक उत्कृष्ट उदाहरण है 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकीकृत किया, फिर उन्हें उनके रंगों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के चरण पर है, मूर्त संक्रियात्मक। पहले माप के अनुसार, फिर रंग के अनुसार। ये तो बहुत व्यवस्थित है। और अंततः एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता स्तर के अंतर्गत आती है।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह वास्तव में ध्यान देने योग्य है कि मूर्त वस्तुओं के साथ वर्गीकरण और क्रमबद्धता की यह क्षमता बच्चों में कितनी व्यवस्थित होती है। लीला द्वारा बटनों को माप और फिर रंग के आधार पर छांटना संज्ञानात्मक विकास की एक बहुत स्पष्ट तस्वीर है। बिल्कुल सही। अब हम उस चरण की ओर बढ़ते हैं जहां तर्क अपनी सबसे परिपक्व सीमा पर पहुंचता है। स्रोत कहता है, जीन पियाजे के अनुसार विकास का वह स्तर जिस पर बच्चों में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होती है, अमूर्त संक्रियात्मक। परिकल्पना आधारित तर्क मतलब हाइपोथेटिकल सोचना। हाँ, इसके बाद एक दिलचस्प तार्किक स्थिति दी गई है, वह चरण जिसमें बच्चे प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं। जैसे अगर सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान हैं, तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर मनुष्य मछली है, ये तो हकीकत में संभव नहीं है। यही तो बात है। यहाँ ध्यान दीजिए, बच्चा ये नहीं कह रहा कि मनुष्य मछली कैसे हो सकता है। वह वास्तविकता को एक तरफ रखकर केवल तार्किक संरचना के आधार पर सोच पा रहा है। यही अमूर्त या फॉर्मल चिंतन है। अच्छा, मतलब लॉजिक को हकीकत से अलग करके देखना, ये काफी एडवांस स्तर है। जी। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर अगली पंक्ति है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले 4 तत्व हैं: परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव, संतुलीकरण। 4 तत्व: परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव और संतुलीकरण। फिर सामूहिक एकलता की अवधारणा दी थी जीन पियाजे। इसके बाद जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षिक तकनीक है। पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र को ध्यान रखना। उम्र के हिसाब से पाठ्यक्रम बनाना, ये तो बहुत तार्किक है। अब स्रोत उस शब्द की विस्तृत व्याख्या करता है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। पंक्ति है, जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्थाएं या वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारे दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, कहलाते हैं स्कीमा। स्कीमा की परिभाषा। अगली पंक्ति, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को ये नाम दिया है, स्कीमा। फिर कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है स्कीमा। मानसिक प्रतिरूप। अगला, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे की संरचना है स्कीमा। फिर पियाजे के अनुसार संरचना या कार्यरूप सूचना को संगठित और प्रतिनिधित्व करता है स्कीमा। और जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए सबसे आवश्यक है विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन। स्कीमा को मानसिक प्रतिरूप के रूप में समझना बहुत ही आसान हो जाता है। ये दिमाग के अंदर जानकारी को सही जगह पर रखने की एक बहुत ही तार्किक व्यवस्था लगती है। एकदम। अब स्रोत कुछ गहरी बहसों और आलोचनाओं पर प्रकाश डालता है। पंक्ति है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास की बहस के अंतर्गत आती है, निरंतरता या असंततता। निरंतरता बनाम असंततता की बहस। यानी क्या विकास अचानक सीढ़ियों की तरह होता है, मतलब असंतत, या एक लगातार चलने वाली ढलान की तरह, मतलब निरंतर? पियाजे सीढ़ियों वाले सिद्धांत के पक्षधर थे। अच्छा, वे मानते थे कि विकास चरणों में होता है, अचानक से। हाँ। अगली पंक्ति है, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को कहा जाता है संगठन करना। फिर पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना कहलाता है परिपक्वता। अगला, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन की पूरक प्रक्रियाएं हैं अनुकूलन। ये सभी शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। पियाजे की सबसे बड़ी आलोचना पर अगली पंक्ति है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है, बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है। पियाजे ने समाज और संस्कृति के प्रभाव को काफी हद तक नजरअंदाज किया था। उन्होंने समाज के प्रभाव को कम आंका। इसके बाद जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। बच्चों की सोच केवल वयस्कों से कम नहीं होती, वो पूरी तरह से एक अलग प्रकार की होती है। ये बहुत अहम बात है। और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की अनदेखी वाली आलोचना वास्तव में महत्वपूर्ण है। परिवेश और समाज का मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एकदम सही। अब स्रोत कुछ और तार्किक सीमाओं के उदाहरण देता है। पंक्ति है, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे ग्लास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है।
यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच योग्यता की कमी के कारण है, अकेंद्रण। अकेंद्रण मतलब एक ही चीज पे फोकस करना। हाँ, बच्चा एक समय में केवल एक ही चीज, जैसे ग्लास की लंबाई पर ध्यान दे पा रहा है, चौड़ाई पर नहीं। इसी से जुड़ी अगली पंक्ति जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता। विकेंद्रीकरण मतलब कई पहलुओं को एक साथ देखना। बिल्कुल। और एक उदाहरण, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। उसने लाल और नीले की तुलना कर ली। हाँ, जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी स्तर हासिल नहीं कर पाया है, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। बच्चा यह समझ ही नहीं पा रहा कि लाल और नीले दोनों अंततः फूल की व्यापक श्रेणी में ही आते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत ही शानदार उदाहरण है। वो ये नहीं समझ पाया कि सारे ही फूल हैं। अब हम स्रोत के अंतिम भाग की ओर बढ़ रहे हैं, जहां समावेशन यानी असिमिलेशन और समायोजन यानी अकोमोडेशन के अत्यंत व्यावहारिक उदाहरण दिए गए हैं। पंक्ति है, एक बच्चे ने ये मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं और उड़ सकते हैं, वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को कहते हैं समावेशन। अच्छा, उसने अपनी पुरानी सोच नहीं बदली, बस चमगादड़ को उसी पुराने सांचे में फिट कर लिया। बिल्कुल सही पकड़ा। इसी के अन्य पहलू स्वांगीकरण का दूसरा नाम है प्रतिपादन। फिर एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह, इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की ये प्रतिक्रिया उदाहरण है आत्मसात्करण या समावेशन। घोड़े को बड़ा कुत्ता कहना, ये भी समावेशन है। जी। इसके बाद कुछ परिभाषाएं हैं। जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है तो उन्हें के रूप में जाना जाता है आत्मसात्करण। और जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में सम्मिलित करते हैं तो इसको कहते हैं आत्मसात्करण। मौजूदा स्कीमा में जोड़ते जाना। फिर प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को नाम से जाना जाता है आत्मसात्करण। और आने वाली नई सूचना में सुधार ताकि वो पहले स्थापित मानसिक वर्गों में सम्मिलित हो सके कहलाता है आत्मसात्करण। इसका एक और बहुत ही शानदार उदाहरण है, जब कोई छोटी बच्ची ऊंट को पहली बार देखती है तो वो उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। पियाजे के सिद्धांत में ये उदाहरण है समावेशन। ऊंट को ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहना आत्मसात्करण या केवल जानकारी को पुराने सांचे में जोड़ने की प्रक्रिया को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाता है। भाषा और चिंतन के बारे में पियाजे के विचार को स्पष्ट करते हुए अगली पंक्ति है, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार सही कथन है, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। विचार पहले, भाषा बाद में। और वो विकास सिद्धांत जो इस बात का समर्थन करता है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास पहले होता है। अब उन उदाहरणों पर आते हैं जहां पुरानी सोच को तोड़ना पड़ता है। पंक्ति है, पियाजे के सिद्धांत में वो प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है कहलाती है समायोजन। यहाँ स्कीमा बदल रहा है। फिर समायोजन घटित होता है जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। एक व्यावहारिक उदाहरण, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना कहलाएगा समायोजन। क्योंकि स्कूटर चलाने के लिए साइकिल के पुराने नियमों को बदलना पड़ता है। एकदम सही। अगला, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है समायोजन। एक और उदाहरण, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, ये एक पतंग है। ये उदाहरण दिखाता है समायोजन।
मतलब जब बच्ची समझ जाती है कि हवा में उड़ने वाली हर चीज चिड़िया नहीं होती, तो वो एक नया फोल्डर या स्कीमा बनाती है। बिल्कुल। इसी पर अगली पंक्ति है, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना कहलाती है समायोजन। आत्मसातकरण और समायोजन के बीच का ये बुनियादी अंतर समझना बहुत ही तार्किक है। जब वर्तमान सोच से काम नहीं चलता, तो मस्तिष्क को अपनी संरचना बदलनी ही पड़ती है। हाँ, और अंततः स्रोत की अंतिम और 100वीं पंक्ति है, 5 साल की बच्ची कर सकती है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। पहले भाग से शुरुआत करते हैं, जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत पर केंद्रित हैं। स्रोत की सबसे पहली जानकारी एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण के रूप में दी गई है। अच्छा। उदाहरण ये है, अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी, किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला लिया था। प्रश्न ये है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की किस अवस्था पर है? जी, मैं ध्यान से सुन रही हूँ। इसका उत्तर है यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। यहाँ ये समझना जरूरी है कि इस अवस्था में सही और गलत का पैमाना केवल क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होता है। पूजा को लगता है कि चूंकि दोनों ने एक दूसरे का नुकसान कर दिया है, इसलिए हिसाब बराबर हो गया है। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये स्थिति स्पष्ट करती है कि इस स्तर पर नैतिकता का कोई बहुत उच्च आदर्श रूप नहीं होता। यहाँ का तर्क पूरी तरह से लेन देन पर टिका है। एकदम सही। अब स्रोत के अगले बिंदु पर ध्यान दें। इसमें पूछा गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि इनका पालन करें। जी। तो इसका उत्तर है सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिमुखीकरण। यानी यहाँ विकास एक कदम आगे बढ़ गया है। अब नैतिकता सिर्फ आपसी लेन देन नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था को बनाए रखना है। ये एक बड़ा बदलाव है। पहले जहाँ केवल व्यक्तिगत बदलाव था, वहीं अब समाज की एक व्यापक व्यवस्था को समान रूप से लागू करने की भावना आ गई है। सही कहा। इसी निरंतरता में स्रोत का अगला तथ्य ये है कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। इसका उत्तर है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिमुखीकरण। अच्छा, मतलब ये पिछले बिंदु से अलग है। हाँ, बिल्कुल। अब व्यक्ति ये समझने लगता है कि नियम पत्थर की लकीर नहीं है। अगर समाज की जरूरतें बदल रही हैं तो नियमों को भी उसके अनुसार बदलना चाहिए। यह विचार बहुत गहरी परिपक्वता को दर्शाता है। नियमों के पीछे के उद्देश्य को समझना बहुत उच्च स्तर की सोच है। इसके ठीक बाद का बिंदु ये कहता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं। जी। इसका उत्तर है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिमुखीकरण। यहाँ व्यक्ति का ये दृढ़ विश्वास होता है कि व्यक्तिगत राय के ऊपर समाज की सत्ता होती है। समझ गई। इस अवस्था में समाज को ही सर्वोच्च अधिकार दे दिया गया है ताकि एक सुचारू व्यवस्था बनी रहे। बिल्कुल। अब स्रोत हमें अवस्थाओं के वर्गीकरण की ओर ले जाता है। अगले तथ्य में बताया गया है कि वह उप अवस्था जिसमें लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। इसका उत्तर है सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। पारंपरिक अवस्था के भीतर समाज के प्रति चिंता। हाँ, यहाँ समाज के प्रति चिंता और स्वयं के कार्यों के प्रति जागरूकता को एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। ये स्पष्ट करता है कि व्यक्ति केवल अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि उसके भीतर सामाजिक सरोकार की भावना गहराई से जुड़ जाती है। सही है। स्रोत में आगे एक बहुत ही प्रसिद्ध दुविधा का जिक्र है। पूछा गया है कि हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किसकी विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है। जी, हाइंस की दुविधा। इसका उत्तर है नैतिक विकास। हाइंस की दुविधा, जिसमें एक व्यक्ति को अपनी बीमार पत्नी की जान बचाने के लिए दवा चुरानी पड़ती है, उसी पर बच्चों के जवाब सुनकर ही ये पूरा ढांचा तैयार किया गया था। ये बहुत ही रोचक तथ्य है कि किसी काल्पनिक संकट पर बच्चों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करके ही इतने गहरे चरणों की पहचान की गई। बिल्कुल। इसी सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए अगले बिंदु में पूछा गया है कि उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण के चरण को रेखांकित करता है। इसका उत्तर है मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं।
यहाँ अनुबंध का मतलब ही यह है कि कानून इंसानों की भलाई के लिए बनाए गए हैं। जी, मतलब वे कठोर नहीं हो सकते। जब नियमों को मानव कल्याण का लचीला साधन मान लिया जाता है तो सोच बदल जाती है। हाँ, अब स्रोत का अगला उदाहरण इसे और व्यवहारिक बनाता है। आशा अच्छा करती है क्योंकि वो दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? अच्छा देखा जाना। इसका उत्तर है पारंपरिक। इस पारंपरिक चरण में व्यक्ति के लिए ये बहुत मायने रखता है कि समाज या दूसरे लोग उसकी छवि को किस रूप में देख रहे हैं। ये एक बहुत ही सामान्य मानवीय व्यवहार है। कार्य इसलिए सही है क्योंकि ऐसा करने से समाज हमें अच्छा कहेगा। एकदम सटीक। इसी बात को स्रोत का अगला तथ्य पुष्ट करता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? इसका उत्तर भी है पारंपरिक चरण। जी, इससे ये पूरी तरह सिद्ध हो जाता है कि पारंपरिक चरण में व्यक्ति समाज के चश्मे से ही अपनी नैतिकता को मापता है। और यही बात अगले बिंदु में भी दोहराई गई है। नैतिक विकास की किस अवस्था में समसामयिक सामाजिक मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है? इसका उत्तर है पारंपरिक। मतलब उस समय समाज में जो मानक चल रहे हैं वही नैतिकता तय करेंगे। बिल्कुल। इस अवस्था का एक और विशेष नाम स्रोत में दिया गया है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिमुखता प्रदर्शित करता है? इसका उत्तर है पारंपरिक स्तर। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहलाने की चाह ये दर्शाता है कि व्यवहार पूरी तरह से दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सही कहा। अब स्रोत में एक और विस्तृत उदाहरण आता है। अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन ये आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। जी। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? उत्तर है सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। यहाँ कानून बदलने की बात है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। ये विचार बहुत ही परिपक्व है। ये एक संतुलित सामाजिक अनुबंध है जहाँ आपसी सहमति को महत्व दिया गया है। हाँ, अब स्रोत हमें छोटे बच्चों की ओर ले जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार है। इसका उत्तर है दंड और आज्ञापालन। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए? हाँ। इस उम्र के बच्चों के पास सही गलत का कोई जटिल तर्क नहीं होता। उनके लिए जो काम करने से सजा मिले वो गलत है। ये सरलता से समझाता है कि छोटे बच्चों की दुनिया में नैतिकता केवल डर और बड़ों के अधिकार पर टिकी होती है। अगले कुछ बिंदु इन्हीं अवस्थाओं के नामों की पुष्टि करते हैं। स्रोत में कहा गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। उत्तर है सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। जी, ये हमने अभी देखा था। और इसके बाद का बिंदु बताता है कि कोहलबर्ग की नैतिक वृद्धि की 6 अवस्थाओं में से प्रथम अवस्था है। इसका उत्तर है सजा या आज्ञापालन स्थिति अभिमुखता। जो 7-8 साल के बच्चों के लिए देखा वही पहली सीढ़ी है। इन तथ्यों से ये ढांचा और स्पष्ट हो जाता है। शुरुआत सजा के डर से होती है। बिल्कुल। अब स्रोत एक और बच्चे का तर्क सामने रखता है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। जी। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की जिस अवस्था के अंतर्गत आता है वह है दंड एवं आज्ञापालन अभिमुखीकरण। यहाँ जेल जाने का डर ही सबसे बड़ा मुद्दा है। इस तर्क में भी वही बात झलकती है। बच्चे का पूरा ध्यान केवल परिणाम और सजा पर है। हाँ, इसके बाद एक स्पष्ट कथन दिया गया है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप ये मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? इसका उत्तर है सहयोगात्मक उद्देश्य अभिमुखीकरण। यह वही लेन देन वाली सोच है जहां सहयोग एक शर्त पर आधारित है। ये बिल्कुल शुरुआत वाले अनीता और रश्मि के उदाहरण के सकारात्मक पहलू जैसा है। आधार केवल यांत्रिक सोच ही है। सही कहा। अगले बिंदु में फिर से सजा का जिक्र है। एक बच्ची जो कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, वो है कोहलबर्ग की अवस्था। इसका उत्तर है सजा तथा आज्ञाकारिता, जो चरण 1 है। यह एक रूपता दर्शाती है कि पहले चरण में निष्कर्ष हमेशा पकड़े जाने के डर से तय होता है। बिल्कुल। इसे एक सिद्धांत के रूप में स्रोत अगले तथ्य में समेटता है। पूर्व परंपरागत अवस्था में नैतिकता का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? इसका उत्तर है दंड व पुरस्कार। जी, बहुत ही सटीक सार है। पूर्व परंपरागत अवस्था में केवल दंड
और पुरस्कार का सीधा गणित काम करता है। इसके बाद स्रोत एक और उदाहरण देता है। पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? इसका उत्तर है आज्ञा पालन एवं दंड अभिमुखीकरण। यहाँ अनुमति छीन जाने का डर ही नियमों का पालन करवा रहा है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि केवल एक नकारात्मक परिणाम का डर काम कर रहा है। और इस भाग का अंतिम बिंदु इस डर को परिभाषित करता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के वो चरण जिसमें बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जी। उत्तर है सजा और आज्ञाकारिता अभिमुखीकरण। बच्चे इरादे नहीं देखते, सिर्फ परिणाम देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इरादों की उपेक्षा की जाती है। केवल सत्ता का डर सब कुछ तय करता है। बिल्कुल। अब हम स्रोत के दूसरे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, जहां कोहलबर्ग के सिद्धांत की कुछ गहराइयों और आलोचनाओं पर बात की गई है। जी, मैं सुन रही हूँ। पहला बिंदु है कि अभिनिवेशन कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित हैं। इसका उत्तर है नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। मतलब ये चरण हर संस्कृति के लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं? हाँ। अगले बिंदु में शिक्षकों के लिए एक निर्देश है। कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। उत्तर है नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको शामिल कर। ये शिक्षा के नजरिए से बहुत व्यावहारिक है। चर्चाओं का हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया है। स्रोत आगे बताता है कि स्वयं स्वीकृत नैतिकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उत्तर है कोहलबर्ग, यानी वो नैतिकता जो स्वयं स्वीकार की गई हो। जी। इसके बाद का तथ्य है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था के दौरान बालक सोचता है कि गलत व्यवहार दंडित होता है और सही व्यवहार दंडित नहीं होता है। ये दोनों बातें आपस में गहराई से जुड़ी हुई महसूस होते हैं। शुरुआत दंड से होती है, लक्ष्य स्वयं स्वीकृत नैतिकता है। अज्ञान का विकास होगा तभी नैतिकता परिपक्व होगी। हाँ। इसके बाद स्रोत तान्या का एक लंबा उदाहरण प्रस्तुत करता है। नए विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा ये कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। जी। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार ये कथन किस अभिमुखीकरण रूप को किस अवस्था पर दर्शाता है? इसका उत्तर है आदान प्रदान पारंपरिक अवस्था। ये उदाहरण एक बार फिर स्पष्ट करता है कि यहाँ व्यवहार एहसान का बदला चुकाने की अपेक्षा पे चलता है। बिल्कुल। अगले तथ्य में उम्र तज़िक है। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है। उत्तर है किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। 9 वर्ष की आयु में भी भौतिक परिणामों का इतना महत्व होना ये दर्शाता है कि अमूर्त सोच विकसित होने में समय लगता है। अब स्रोत इस सिद्धांत की एक बहुत ही अहम आलोचना को सामने रखता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में सही कथन है। आलोचना क्या है? उत्तर है कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों के आधार पर रखा है। ये एक बड़ी कमी बताई गई है। यह आलोचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल पुरुषों के आधार पर बनाए गए नियम पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकते। हाँ। इसके बाद स्रोत तेजी से कुछ तथ्यों को दोहराता है। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं। इसका उत्तर है नैतिक विकास के चरण और इसी क्रम में सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। उत्तर है नैतिक तर्कणा। जी, ये तथ्य इस बात को मजबूत करते हैं कि ये चिंतन ही नैतिक तर्कणा है। अगला बिंदु पुष्ट करता है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। उत्तर है सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। और इसके बाद का तथ्य है कि प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे अनुसरण करते हैं। उत्तर है आज्ञापालन और दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिगतता और विनिमय। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अभी सजा के डर और लेन देन से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। शिक्षकों की भूमिका पर स्रोत फिर से जोर देता है। शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। उत्तर है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। इसके बाद की पंक्ति कहती है अनुकूलन कोहलबर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के जिस चरण के अंतर्गत आता है। उत्तर है सामाजिक सहानुभूति और विवेक। जी,
चर्चाओं से ही ये सामाजिक सहानुभूति और विवेक विकसित होता है। कोहलबर्ग के खंड का अंतिम बिंदु ये है कि किस नैतिक विकास चरण में माता-पिता और बड़ों की सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं पर सवाल उठा सकता है। इसका उत्तर है पश्च परंपरागत। ये पश्च परंपरागत अवस्था की सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ व्यक्ति स्वतंत्र सोच रखता है। बिल्कुल। इसी के साथ हम स्रोत के तीसरे भाग ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। पहला बिंदु है वह निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। इसका उत्तर है सूक्ष्म प्रणाली। अच्छा, सूक्ष्म प्रणाली मतलब व्यक्ति का विकास सबसे पहले उसके इसी निकटतम वातावरण से प्रभावित होता है। हाँ, अगले तथ्य में एक पुस्तक का उल्लेख है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960 नामक पुस्तक लिखी गई। उत्तर है ब्रूनर द्वारा। इसके बाद स्रोत ब्रूनर और पियाजे की तुलना करता है। ब्रूनर की प्रतीकात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती-जुलती अवस्था है? जी, इसका उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह तुलनात्मक तथ्य यह समझने में मदद करता है कि दोनों की मूल समझ काफी मिलती-जुलती थी। ब्रूनर के सिद्धांत का अंतिम बिंदु कहता है कि जो एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में अधिगम के विचार को सम्मिलित करता है, जहां सीखने वाले अपने पिछले ज्ञान के आधार पर नए विचार बनाने में सक्षम होते हैं। इसका उत्तर है निर्माणवाद पर जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। निर्माणवाद की अवधारणा दिखाती है कि इंसान अपने पुराने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण खुद करता है। बिल्कुल। अब हम स्रोत के चौथे भाग में प्रवेश करते हैं, जो लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर केंद्रित है। पहली पंक्ति कहती है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। इसका उत्तर है सहयोगात्मक समस्या समाधान। ये एक अलग दिशा है। यहाँ मुख्य ध्यान समाज के साथ मिलकर काम करने पर दिया गया है। हाँ, अगला बिंदु है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? उत्तर है सांस्कृतिक औजार। और ठीक बात का बिंदु कहता है कि हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर भी है सांस्कृतिक उपकरण। जी, इन तथ्यों से साफ हो जाता है कि हमारे सोचने का तरीका सांस्कृतिक उपकरणों द्वारा विकसित होता है। स्रोत इसकी पुष्टि करता है। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। उत्तर है संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को और बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर भी है सांस्कृतिक उपकरण। बार बार इस बात पर जोर ये रेखांकित करता है कि हमारी संस्कृति ही हमारे दिमाग को आकार देती है। अब स्रोत पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच एक सीधा अंतर स्थापित करता है। बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे किसको जबकि लेव वाइगोत्स्की किसको महत्व देते हैं? इसका उत्तर है परिपक्वता तथा सांस्कृतिक उपकरण। अच्छा, एक तरफ विकास अंदर से आता है और दूसरी तरफ बाहर से। सही कहा। अगले तथ्य में इन उपकरणों को परिभाषित किया गया है। भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे जैसे भाषा कहलाते हैं। उत्तर है सांस्कृतिक उपकरण, और ये प्रतिपादित किया था लेव वाइगोत्स्की ने। भाषा को एक उपकरण मानना बहुत गहरी बात है। स्रोत आगे बताता है कि विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करने वाला कथन है। उत्तर है सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, यानी पहले सीखता है फिर विकास होता है। जी, ये एक क्रांतिकारी विचार है कि सीखने की प्रक्रिया शुरू कर दो, विकास अपने आप आ जाएगा। इसके बाद स्रोत बताता है कि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को किस प्रक्रिया से किस प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। उत्तर है निष्क्रिय से सक्रिय प्रक्रिया में। दोनों विचारकों के बीच इतने अंतर होने के बावजूद सीखने को सक्रिय मानना एक बहुत बड़ी समानता है। हाँ, लेकिन फिर स्रोत उनके मुख्य अंतर की ओर लौटता है। लेव वाइगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद है। इसका उत्तर है भाषा व सोच के बीच संबंध। इसके बाद स्रोत कहता है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। उत्तर है सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक उपकरण और भाषा। जी, वाइगोत्स्की के लिए सामाजिक बातचीत और भाषा अधिगम के सबसे बड़े चालक थे। इसी कारकों को स्रोत आगे पुष्ट करता है। बच्चों के विकास का सिद्धांत आधारित है। उत्तर है भाषा और संस्कृति पर, और संकल्पना जो सीखने के लिए केंद्रीय होती है। उत्तर है संस्कृति एवं भाषा। वाइगोत्स्की के नजरिए से भाषा और संस्कृति के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल। अगला बिंदु भी यही दोहराता है कि संस्कृति और भाषा
संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद का तथ्य है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। जी, भाषा केवल विचारों को व्यक्त नहीं करती, बल्कि वो चिंतन के स्वभाव को ही बदल देती है। वाइगोत्स्की के खंड के अंतिम कुछ बिंदु सामाजिक पहलू पर जोर देते हैं। संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, उत्तर है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उत्तर है वाइगोत्स्की। और बच्चों का सबसे महत्वपूर्ण विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है? उत्तर है अन्य बच्चे और वयस्क निजी शिक्षकों द्वारा। मतलब समाज में मौजूद अन्य लोग बच्चे के विकास को दिशा देते हैं। और इस भाग का अंतिम तथ्य है कि वे कारक जिसे वाइगोत्स्की महत्वपूर्ण मानते हैं, उत्तर है संस्कृति और भाषा। अब हम स्रोत के अंतिम भाग पर पहुंच गए हैं, जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के एक बहुत ही विशिष्ट हिस्से समीपस्थ विकास का क्षेत्र या ZPD के बारे में है। जी, यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत का सबसे चर्चित हिस्सा है। मैं इसे ध्यान से सुन रही हूँ। पंक्ति की शुरुआत परिभाषा से होती है। बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर और उसके प्रदर्शन का वो स्तर जो कि वह वयस्क के मार्गदर्शन या समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है, के बीच का क्षेत्र कहलाता है। इसका उत्तर है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। यह बहुत ही तार्किक अवधारणा है। बिल्कुल। बच्चा अकेले क्या कर सकता है और मदद से कहाँ तक पहुँच सकता है, उस अंतर को ही एक क्षेत्र कहा गया है। अगले बिंदु में इसके उपयोग के बारे में बताया गया है। समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। उत्तर है अध्यापन और मूल्यांकन में। इसके बाद स्रोत दोहराता है कि निकटस्थ विकास के क्षेत्र के अवधारणा का प्रस्ताव रखा। उत्तर है लेव वाइगोत्स्की। जी, जब शिक्षकों को ये पता होगा तभी वे सही तरीके से पढ़ा पाएंगे और मूल्यांकन कर पाएंगे। स्रोत इस परिभाषा को एक और तरीके से सामने रखता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, उत्तर है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। और जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, उत्तर है समीपस्थ विकास। ये स्पष्ट करता है कि वयस्कों का काम बच्चे की अधिकतम क्षमता तक ले जाने के लिए सिर्फ एक सहारा बनाना है। इसके बाद शोध बताता है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया गया। उत्तर है वाइगोत्स्की द्वारा। और फिर एक महत्वपूर्ण कथन आता है, एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वो अकेले पहुंच सकती है। जी, उपरोक्त कथन को प्रकाशित करने वाली संरचना है। इसका उत्तर है समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ये कथन इस बात को बहुत खूबसूरती से समेटता है कि सही सवाल एक बच्चे की समझ को कितनी छलांग लगा सकता है। अगले कुछ तथ्य इसी की पुष्टि करते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, उत्तर है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं और दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकने की ऊपरी सीमा कहलाती है। उत्तर है संभावित विकास का स्तर। जी, ये बहुत अहम है कि सहायता सिर्फ उसे संभावित विकास के स्तर तक धकेलने के लिए होती है। स्रोत में इसके बाद एक व्यावहारिक उदाहरण दिया गया है। आनंद 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वो ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह दर्शाता है, उत्तर है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। गणित का ये उदाहरण पूरी अवधारणा को बिल्कुल साफ कर देता है। अब हम स्रोत के बिल्कुल अंतिम हिस्से पर हैं। समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना प्रतिपादित की थी। उत्तर है लेव वाइगोत्स्की। और हमारी अंतिम पंक्ति कहती है कि बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की ने इनके बीच के अंतर को किस रूप में संबोधित किया है? इसका उत्तर है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जी, इसी के साथ यह अवधारणा पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है कि स्वतंत्र क्षमता और निर्देशित क्षमता के बीच का अंतर ही सीखने का सबसे बड़ा मैदान है। बिल्कुल। और इसी के साथ हमने स्रोत में मौजूद कोहलबर्ग के नैतिक विकास, ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत और वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से जुड़े सभी 74 बिंदुओं का सफलतापूर्वक और क्रमबद्ध रूप से अध्ययन पूरा कर लिया है। एक एक बिंदु को पढ़कर उसका अर्थ यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। जी, एक छात्रा के रूप में इस पूरी चर्चा से मैंने गहराई से ज्ञान प्राप्त किया है। मुझे ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि कैसे नैतिकता, संज्ञान और समाज एक साथ जुड़कर इंसान का विकास करते हैं।
इस चर्चा का समापन करते हुए मैं स्रोत सामग्री के उस एक विशेष बिंदु पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसे हमने अंत में समझा था। जरा सोचिए, एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा एक बच्ची की समझ को उस बिंदु से कितना आगे ले जाया जा सकता है जिस बिंदु पर वह अकेले पहुंच सकती है। ये विचार हमारे पूरे जीवन के लिए कितना प्रभावशाली है। इसी विचार के साथ हम इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।